Good afternoon, dear students. In previous class, we read lesson number 2, Varn Vichar of your Hindi grammar book. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों को प्रयोग करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण। और जो वर्ण हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जो वर्ण हैं वो संख्या में 52 होते हैं। 52 मीन्स 52 होते हैं जो हिंदी जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। मतलब 52 जो वर्ण हैं वो प्रयोग होते हैं हिंदी की जैसे हिंदी की लिपि है ना देवनागरी में इनका प्रयोग किया जाता है। और वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का जो समूह होता है, व्यवस्थित समूह जो होता है, मतलब जैसे अ के बाद आ, ई, क के बाद क, ख, मतलब इनको व्यवस्थित करना। जैसे ये होते हैं क, ख, ग, घ, तो इनको व्यवस्थित रूप में जब हम इसको लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। स्वर जो होते हैं वो संख्या में 11 होते हैं। अयोगवह जो होते हैं वो 2 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। अन्य जो हैं वो 2 हैं। संयुक्त व्यंजन जो है वो संख्या में 4 है, मतलब कुल 52 है, 52। हलंत, सभी व्यंजनों में स्वर का मिश्रण होता है, अर्थात सभी व्यंजनों में स्वर सहित ही होते हैं, मतलब हम ये स्वर सहित लिखते हैं। स्वर सहित लिखते हैं हम इनको। जैसे यहाँ पे देखिए क प्लस अ इक्वल टू क, मतलब कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं लिखा जाता है, हमेशा इसमें अस्वर जुड़ा हुआ होता है। जब व्यंजन को स्वर रहित करना हो तो उसमें हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। मतलब कि क्या है, जब भी हम किसी व्यंजन को स्वर रहित मीन्स स्वर के बिना लिखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके पैर में हलंत लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो क है, यदि हम क को स्वर रहित लिखना चाहते हैं तो हम उसके पैर में हलंत लगा देंगे। हलंत ये देखिए ऐसे होता है, हलंत लगा देंगे तो ये स्वर रहित हो जाता है। यदि हम इसमें स्वर कोई भी स्वर जैसे अ मिला दें तो ये क बन जाता है। क में अगर हम छोटी ई जो स्वर है वो मिला दिया जाए तो वो की बन जाता है। मतलब कि हम इसी तरह यदि हम कोई भी स्वर है किसी भी व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो वो स्वर सहित हो जाता है। और हलंत स्वर रहित, याद रखिएगा, हलंत का मतलब स्वर रहित, मतलब स्वर के बिना। रहित मीन्स स्वर के बिना। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं जिनको 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो स्टूडेंट्स आज हम इस क्लास में स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और ये कितने तरह के होते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में भी सहायता करते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनका उच्चारण करने के लिए, उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो होते हैं स्वर। और ये जो स्वर होते हैं ये व्यंजन का उच्चारण करने में हमारी सहायता करते हैं। मतलब ये सभी जो हैं, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो ये हमारी मदद करेंगे इनका उच्चारण करने में। उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, र, ए, औ। ये जो 11 हैं ये स्वर हैं। स्वर को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। जो स्वर हैं उन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं। मतलब इनकी संख्या 4 है ह्रस्व स्वर की। अ, ई, उ और र। र का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे ऋषि, सृष्टि इत्यादि। हिंदी में इस स्वर का उच्चारण री के रूप में होता है। लिपि में र का प्रयोग प्रचलित है। दीर्घ स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये जो 7 हैं ये क्या है, दीर्घ स्वर। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो समय लगता है वो ह्रस्व स्वर से दुगना लगता है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जो हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। जो प्लुत स्वर हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात इनका उच्चारण अकेले नहीं किया जा सकता, किसी न किसी व्यंजन या स्वर की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। प्राय संबोधन के लिए स्वर के प्लुत रूप का प्रयोग होता है। मतलब संबोधन मतलब किसी को बुलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। मतलब जो दीर्घ स्वर होते हैं उनसे ज़्यादा टाइम लगता है प्लुत स्वर को। इसे सामान्यतः हिंदी के 3 के अंक की तरह लिखा जाता है, जैसे ओम। कई स्थलों पर इस स्वर के लिए अंग्रेजी के एस के आकार का चिन्ह भी लगा होता है। मतलब इसको लिखने के लिए जैसे लिखिए, जो हिंदी भाषा का 3 होता है वैसा ही एक चिन्ह बनाया जाता है। और इंग्लिश में इसको हम अंग्रेजी में अगर कहें तो एस जैसा साइन लगता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर इन्होंने एक तो उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं ओम। जो ओम है यहाँ पर देखिए ओम, और नेक्स्ट है बचाओ। यहाँ पे ओ की आवाज़ जो है संबोधन करने के लिए बुलाई जा रही है। मतलब बहुत लंबी सी आवाज़ आती है और बोलने में कहीं ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए यह प्लुत स्वर है। यहाँ पे एक उदाहरण और दी गई है पारो। जब हम किसी का संबोधन करते हैं मतलब किसी को पुकारते हैं तो जो आवाज़ होती है वो बहुत लंबी, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं आप पारो, तो ये क्या है, प्लुत स्वर है। औ ध्वनि का प्रयोग प्रयुक्त 11 स्वरों के अलावा हिंदी में औ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये ध्वनि जो है क्या है, ये 11 जो स्वर हैं इनके अलावा एक ये ध्वनि जो है अब हिंदी भाषा में शामिल कर ली गई है। इस ध्वनि का प्रयोग हिंदी में शामिल अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है, जैसे कि बॉल, कॉलेज, हॉल। मतलब यदि हम इस ध्वनि का प्रयोग ना करें तो हम अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका सही उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए इन शब्दों के सही उच्चारण के लिए अब हिंदी भाषा में इस ध्वनि को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार आज हिंदी में 11 के स्थान पर 12 स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है। अयोगवाह, हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियों का प्रयोग भी किया जाता है जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजन में। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जो है वो नाक से बाहर आती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण न म समान होता है। उदाहरण देखिए, जैसे बंदर, आप बोलकर देखिए बंदर, एक बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए बंदर। जब आप बंदर शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो न की आवाज़ है वो आपके नाक से आती है, इसलिए यह अनुस्वार है। और इसे यहाँ पर देखिए बंदर ऊपर बिंदी के रूप में इसे अंकित किया जाता है। चंपक, लंबाई इत्यादि। अनुनासिक, अनुनासिक का जो चिन्ह है वो देखिए ये चंद्र और उसके ऊपर बिंदु। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर आती है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। मतलब जो ध्वनि है वो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि है, जो वायु है वो नाक और मुंह दोनों से निकलेगी, उसे कहेंगे अनुनासिक। जैसे उदाहरण देखिए, दांत, चांद, गांव, छाम। आप इसका उच्चारण करिए, अपने आप खुद उच्चारण करके देखिए, दांत, चांद, गांव, मुंह। जब आप इनको बोलेंगे तो जो वायु है वो नाक से और मुंह दोनों से बाहर आती है। देखिए आपका मुंह खुलता है और मुंह से भी और नाक से दोनों से वायु बाहर आएगी, तो ये है अनुनासिक। विसर्ग, विसर्ग जो है उसकी ध्वनि ह के रूप में आती है। ह, जिस अयोगव्याह ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के में ही आते हैं, जैसे प्रातः। अब ये देखिए प्रात, यहाँ पर लिखा हो प्रात, प्रात, और ये जो बिंदु है ह, प्रातः, फलतः, अंततः, अतः इत्यादि। आगत व्यंजन ध्वनियाँ, आगत व्यंजन ध्वनियाँ मतलब ऐसी ध्वनियाँ जो किसी दूसरी भाषा से आई हुई हैं। आगत हैं मतलब अन्य भाषाओं से आई हैं। हिंदी भाषा में कुछ आगत व्यंजन ध्वनियाँ इस प्रकार शामिल हो गई हैं कि वो अब हिंदी भाषा का ही भाग लगती हैं।
हिंदी में प्रयुक्त होने वाली कुछ आगत ध्वनियों की मूल भाषा के उदाहरण इस प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए, क के पैर में बिंदी, ख, ग, ज, फ, औ। यहाँ पर क जो है वो अरबी, ख भी अरबी की है, ग अरबी की, ज अरबी की, ज फारसी की, फ अरबी की और अ अंग्रेजी की। इनके शब्द देखिए, ताक, आप ताक देखिए, क पर जोर आता है, जब आप ताक बोलते हैं तो ज़्यादा जोर क पर आता है, इसलिए क के पैर में बिंदी है। तरीका, तरीका, क में फिर से ज़्यादा जोर लगेगा। खुदा, देखिए खुदा, खुदा नहीं होता, खुदा, ठीक है। खबर, खबर नहीं होता, खबर, ख। तो ये देखिए, इसके लिए यहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है अरबी की, देखो गज़ल, ज नहीं होता, गजल नहीं होता है, ये ग ज ल, गज़ल होता है, ग ज ब, गज़ब।